बैठो। हमारी लाडो कार्यक्रम जिला कलेक्टर महोदय की स्पेशल सवाई माधोपुर में पहल है। जो भी कलेक्टर इनसे पहले उन्होंने इसलिए किया था हमारी लाडो कार्यक्रम की जो हमारी बच्ची हैं उसको हर जानकारी मिल सके। जैसे उदाहरण तौर पर मेरा ही है, एसडीएम है, तो उनको ये मालूम है कि एसडीएम आदों को तो क्या लगभग को नहीं मालूम कि एसडीएम क्या है, नाम एसडीएम सुना हो। तो मूलतः ये था कि एसडीएम यदि आता है कार्यक्रम में तो वो ये बताएं कि एसडीएम पहले तो ये विचार करें कि आज हम 12वीं कक्षा में, तो ये आरएस बनने के लिए हमारे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगा, क्या तरीका है कि हम आरएस बन सकें। एक मैं केवल मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी से हर विभाग का है। तो आरएस बनने के लिए कौन से कॉम्पिटिशन्स होंगे, हमें कैसे तैयारी करनी है और उसके लिए क्या क्या उसके स्टेप्स हैं और उसके लिए हमें कितना तैयार होना है, एसडीएम का क्या पद है, एसडीएम के क्या कार्य हैं। यदि आपको ये नॉलेज अभी मिल जाती है तो आने वाले समय में आप अपने परिवार के लिए 2 परिवार आप संभालती हैं, ये संभाल लेंगी, अगला संभाल लेंगी, तो वो जो कोई भी काम जब विचार घर में चले तो ये नहीं सोचें कि हमारे लाडो कार्यक्रम का ये मकसद था कि जैसे लड़का है उसी पर आधारित ना हो, वो लड़की भी जा सकती है। एसडीएम साहब का ये काम है, पापा जी मैं करा के आती हूँ। आपका संबल बढ़ाना मूल इसका उद्देश्य है, संबल बढ़ाना और समाज में ये क्लियर करना कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और हमारी जो रेशियो है, जेंडर रेशियो, वो भी बराबर आ जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसका मूल उद्देश्य रहा है। और कुछ बोलो बेटा, तो बड़ी सुस्ती हो रही है, खड़ी बोल, वो बोलिए ऐसे क्वेश्चन करो कोई भी। हर बेटी एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन करे, फास्ट क्वेश्चन। एसडीएम बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कौन कौन से एग्जाम पास करना है? डायरेक्ट जो एसडीएम के लिए आपको आरएस एंड अलाइड सबऑर्डिनेट सर्विसेज ये एक एग्जाम होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही महीने के अंदर आरएस प्रारंभिक की परीक्षा हुई थी। आरएस प्रारंभिक की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे अपन है तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। हाँ अभी तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब उसमें क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपका ओरल टेस्ट निबंधात्मक आपका टेस्ट होगा। जो अभी मेन आरएस मेंस की परीक्षा की तारीखें और कोर्स डिसाइड हो गए हैं, तारीख नहीं कोर्स डिसाइड हो गए हैं। अब उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, बीए होना जरूरी है। आप अभी 12वीं कक्षा की बच्ची होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। इसके लिए आपको सब्जेक्ट या फैकल्टी इसमें मायने नहीं रखती, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई सा भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसा आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे आप उसको चूज करें, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड का अर्थ है उस पर आपको 100% आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को चूज करें, जो मेंस के लिए आपको चूज करना चाहिए। मेंस के बाद में इंटरव्यू होती है, जो कि आपने थोड़े दिन पहले पेपरों में पढ़ा होगा कि इस तरह से 80 नंबर आ गए या 82 आ गए, 85। उसके बाद में आपको ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट में जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो आरएस आते हैं डायरेक्ट वो उनकी प्रथम पोस्टिंग एसीएम या एसडीएम होती है। एसीएम सहायक कलेक्टर होते हैं और एसडीएम उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और आरएस के बाद ये केवल यही ना सोचें कि आरएस का अर्थ है कि सारे एसडीएम बनेंगे। आरएस अलाइड और आरएस सबऑर्डिनेट, ये पूरी लंबी चेन है। फर्स्ट जो मेरिट्स में आते हैं वो आरएस बन जाते हैं, जो टॉप होते हैं। सेकंड चॉइस पे डिपेंड करता है। हम जब आरएस की आप परीक्षा देते हैं हमारे चॉइस ली जाएगी कि आप कोई 3 चॉइस दें, तो 3 के बाद फिर ऑटोमेटिक मेरिट के हिसाब से सेटल कर लेते हैं। अब हमने जैसे दी आरएस, दूसरे हमने दे दी आरटीएस मान लिया जाए, तो हमें जब हमारा सिलेक्शन होगा, जैसे हमारी मेरिट आएगी उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज
आपको पहले आरएस में यदि आपका नहीं पड़ा तो आपको फिर आरटीएस ही मिलेगा, फिर आप आरपीएस की विचार नहीं कर सकते। इसका होता है आरएस फर्स्ट, आरपीएस सेकंड, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज थर्ड, राजस्थान जो इंश्योरेंस सर्विसेज है वो फोर्थ, उसके बाद में आरडीएस आ गए, जैसे अब वीडियो साहब आए आरडीएस अब नया ऐड हो गए, वो हो गए। फिर आपके ट्रांसपोर्ट का आ जाता है, कॉमर्शियल जो डिपार्टमेंट है उसका आ जाता है। ऐसे करके जो हमारे लगभग 12 से 13 जो सर्विसेज आ जाती हैं, फिर सबऑर्डिनेट सर्विसेज चालू होती हैं। उसमें सबसे ऊपर होता है आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा। आरटीएस के बाद नीचे की ओर चलती है, तो ये लगभग जो भर्ती है 700, 800, 900 की होती है, जिसमें आरएस की 20 भी वैकेंसी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के लिए गहनता से जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड बनानी चाहिए, और इस तैयारी में बिना किसी घबराहट के 6 से 8 घंटे कम से कम हमें प्रतिदिन इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। फेल पास की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को आरएस और आईएएस ये दोनों ही कैटेगरी की जो परीक्षाएं हैं, एक यूपीएससी कंडक्ट कराती है जो आईएएस की है, और आरपीएससी कंडक्ट कराती है जो आरएस अंडरलाइन की है। और पूछ बेटा, बोलती रहे कम से कम और नहीं पूछ रहे तो कोटा पूरा। मुझे आईएएस और आरएस की नॉलेज है, ये कैसे बनती है ये भी मुझे पता है। जो आप कह रहे हो कि 8 घंटे की तैयारी होती है मिनिमम, मैं तो आप 10 भी कर सकते हैं। हाँ मुझे पता है, बट मैं चाहती हूँ कि इन पे प्रेशर भी बहुत होता है कि मैं 12th क्लास में पढ़ाई में प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं? मतलब दिमाग भटक रहा है उन चीज़ों से, तो हमें उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक युवा के लिए बहुत अच्छा होता है ये, तो मुझे चाहती हूँ कि आप उनकी नॉलेज दें हमें। आप जब कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, ये नहीं कि आप आरएस की, आईएएस की, इवन दो लेक्चरर्स की करेंगे, वो भी आरपीएस कंडक्ट कराती है। सारी परीक्षाएं, हर कंपटीशन है, यहाँ तक पटवारी की होगी, ग्राम विकास, किसी का भी कंपटीशन है। हमारा मूल जो पढ़ाई का है ये बिल्कुल इसको बर्डन नहीं समझ सकते। पहला इशू है कि किसी भी चीज़ को बर्डन ना समझें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होने का कारण है या तो हम उसको बर्डन लें, बर्डन का अर्थ है कि हम उसको ये लें कि नहीं ये तो अपनी इच्छा के विरुद्ध जो कोई कार्य कर रहे हैं उसे बर्डन कहेंगे, तो आप उसको बर्डन का रूप ना लें। लेकिन साथ में आप अपने इंटरेस्ट की जो भी आपका, जिसमें आप अपने आप को बड़ा इजी समझते हैं, चाहे म्यूजिक हो, चाहे टेलीविज़न हो, किसी भी तरह का जो आपको इंटरेस्ट है, जैसे ही आप पढ़ाई से ऊबने की ऐसी कोशिश हो रही है कि आपका माइंड जब डाइवर्ट हो रहा है, आप उस संगीत पे चले जाएं, या आपकी जो भी हॉबी है आप उस हॉबी को अटैच करें। अपने आप को ये नहीं कि कंटिन्यू आप 8 घंटे पढ़ने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ें। 24 आवर्स में मिनिमम, मैंने कहा है 24, हमने 3 घंटे अभी पढ़ाई की या 2 घंटे की, तो हमें 2 घंटे बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारा पढ़ाई पे मन नहीं है और हमारा डाइवर्जन हो रहा है। हो सकता है कि कोई हमारी सहेली है, दूसरी है, वो कुछ काम, दूसरा काम कर रही है, हमारा दिमाग वहाँ जा रहा है, तो हमें उस वक्त पढ़ाई को छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई को जैसे ही ब्रेक देके अपना म्यूजिक में है या अपने परिवार के साथ में कोई काम में हाथ बटाना है, ये सारी हॉबीज़ हैं। कुछ होती है बच्चियों का इंटरेस्ट है कि मम्मी के साथ काम करूँ, कराएं आप आधा घंटा, 1 घंटा आप उसके साथ काम करें, जैसे ही आप फ्री हो जाए फिर अगेन आप चालू हो जाए। माइंड को तो चेंज करने के लिए आपकी हॉबी से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपकी क्या हॉबी है, उस हॉबी पे जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग हॉबीज हो। और बताओ, पूछो और उलझाओ। चलो अब समय नहीं है क्योंकि कैंप अभी लगातार चल रहा है और आपका भी समय हो रहा है, गुरुजी भी तैयार है कि अब बच्चों को छोड़ें। मेरा मकसद यही है आने का कि आप लोग जैसे ही, अभी शायद रेस्ट नहीं हुई होगी, नहीं हो गई, रेस्ट हो गई, आप 4-4, 5-5 के गुच्छे में जो 22 विभाग है ना उन पर जाएं। पढ़ाई डेली होगी, एजुकेशन का काम तो डेली चलेगा, लेकिन कम से कम हर विभाग की आप आज नॉलेज कि राजस्व विभाग इसके क्या काम है देखें, पंचायती राज विभाग के क्या काम है देखें, एएनस क्या होते हैं। आप जब जाओगे तो आप क्वेश्चन उनसे ऐसे करिए कि आपका क्या पद है, वो कहते हैं कि मैं एएन पीएचडी। अब एएन पीएचडी कहने से नहीं,
देखो कोई भी नॉलेज किसी भी बात की, आज मैं आरएस हूँ, अब मैं सोचूं कि केवल मुझे एसडीएम का काम आना चाहिए, आई कैन नॉट कमांड, मैं कभी भी किसी विभाग को कमांड नहीं कर सकता जब तक कि मुझे एजुकेशन का, प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज़ हैं, टीचर्स की, लेक्चरर की क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट के टीचर का क्या उसका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि मैं तो स्वयं चलो बीएड हूँ और उसके कारण से मैं टीचर भी रहा हूँ, वो अलग इशू है। भाई जिस विभागों में 5 में रहा हूँ तो उसका तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि मैंने उसका कुछ जानता हूँ, जब भी मैं उसमें कोऑपरेटिव विभाग ले ले या पुलिस ले ले या एजुकेशन ले ले, या मैं मिलिट्री सर्विसेज में रहा हूँ 5 साल 15 साल, वो छोड़ दें हम। बाकी अन्य विभाग की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी यदि आपको कमांड करनी है। यदि आपको नॉलेज ये नहीं है कि मैं एसडीएम हूँ, मुझे क्या मतलब एक पंचायत राज की क्या योजना है, मुझे क्या मालूम है एक समाज कल्याण का मुझे क्या लेना है, समाज कल्याण वाले काम करेंगे, मैं क्या करूँगा श्रम कल्याण वाला अपना काम कर लेगा, नहीं। जिस दिन ये लिया यू आर द फेलियर एसडीएम। कोई भी एसडीएम हो या बीडीओ भी है तो उसको भी रेवेन्यू की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप, एक काश्तकार आया, कोई भी काश्तकार, और उसको काम पंचायती राज का है और वो एसडीएम ऑफिस में आ जाता है, साहब मेरा तो पट्टा जारी नहीं है। अब मुझे ही नहीं मालूम पट्टा जारी करने क्या प्रावधान है, तो मैं उसको एक जवाब में क्या कहूँगा, नहीं नहीं आप ऐसे करना, पंचायत समिति जाओ। अब वो व्यक्ति जो आया वो इतना अंदर से आकाश होगा कि यार कम से कम मुझे ये आइडिया नहीं है कि कम से कम ये बता देते। मैं उसको आता, बाबा देखो पट्टा जारी हो जाएगा, अब आपका क्या कब्जा है क्या उसके ऊपर पहले से, या मकान बन रहा है, आप सर्विस में हैं क्या? वो कहेगा सर्विस में, तो बाबा वहाँ की जो डीएलसी है ना उसके हिसाब से पैसा जमा होने के बाद में आपका पट्टा जारी हो जाएगा। और आपने कब्जा कर रखा मकान, पुराना मकान बना है, तो आप ग्राम विकास अधिकारी जो आपके पंचायत में बैठते हैं बरनाला में, वहाँ एक राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उसमें चले जाना और उसको जाके अप्लाई कर देना। और यदि आपको नहीं मिले तो आप बीडीओ साहब से कांटेक्ट कर लेना, बीडीओ साहब के नंबर ये हैं, और फिर भी नहीं बात बने तो मेरे नंबर ये हैं, आप मेरे से बात। क्या वो संतुष्ट नहीं हुआ? उसका बरनाला से बामनवास जाने का कोई औचित्य हुआ? मेरा क्या गया? मेरी केवल 3 मिनट गई, लेकिन उस व्यक्ति के लिए 3 मिनट नहीं, उस व्यक्ति के लिए बहुत सा ज्ञान आ गया। और मैं, मेरा मालूम नहीं तो मैं क्या है, मैं तो नहीं मालूम होता क्यों बोलूँ। इसी तरह समाज कल्याण का है, एक महिला आ गई, भटकते हुई बेचारी आ रही है, और वो आके कहती है बाबा मेरे को तो पेंशन नहीं मिलती, साहब मेरे को पेंशन नहीं मिलती, रो रही है, मेरे बच्चे भी हैं 2, मैं क्या करूँ। अब एसडीएम को ये ड्यूटी बनती है कि उसको समाज कल्याण की या श्रम कल्याण की योजनाओं का नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं कहूँ हाँ कितने की हो गई? 55 वर्ष की, दिखा तेरा कागज दिखा, हाँ 55 की होगी, हाँ आपको पेंशन मिलेगी। महिला को 55 वर्ष, पुरुष को 58 वर्ष को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। ये नियम राजस्थान सरकार के हैं। राजस्थान सरकार योजना बनाती है। सरकार किस लिए योजना बनाती है? सरकार योजना इसलिए बनाती है कि जो नीचे जमीनी स्तर पर जो आदमी बैठा है उसको लाभ हो सके। वो अमीरों के लिए योजना कोई भी नहीं बनती, किसी भी सरकार में नहीं बनी होगी जो अमीरों के लिए योजना। अमीर ऑटोमेटिक अमीर, हमें तो वो है कि जो लास्ट पायदान पर बैठा है उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। हम कार्यपालिका हैं, हमारा काम है कि जो भी विधायिका ने पारित किए हैं नियम कानून उसे नीचे तक पहुंचाएं। और उसके लिए थोड़ी सी आपको हल्की सी मेहनत करनी, आप अपने विभागों को टैकल करना है, आपको ये क्लियर करना है कि मेरा ग्राम विकास अधिकारी कहाँ बैठा है, पटवारी कहाँ है, या समाज कल्याण का वार्डन कहाँ है, या समाज कल्याण का एलडीसी हो। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। पालनहार वाली आ जाती है, हाँ कितनी साल का है बच्चा तेरा, बड़ा कितनी साल का है, वो कहेगी साहब मेरा 17 साल का। हाँ 18 साल तक के प्रत्येक विधवा महिला के बच्चे को पालनहार मिलेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि जिस बच्चे के केवल फादर एक्सपायर होते हैं, मदर एक्सपायर होते हैं, उसको लाभ मिलता है? ओनली फादर, विधुर के लिए ये योजना। आपने जो हमें जो पंपलेट दी है विधवा, उसमें अनाथ लिखा हुआ है। अनाथ का एक अलग है। अनाथ का अर्थ है, मैं बता देता हूँ आपको, पंपलेट देखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इन द कंप्यूटर। अनाथ हम जो कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब, अनाथ का अर्थ है जिसके दोनों माता पिता ना हो, दैट्स कॉल्ड अनाथ। अनाथ का अर्थ है कुछ नहीं है। जहाँ माता है और पिता नहीं है, पिता कमाऊ माना गया है, इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया था कि जो कमाने वाला चला गया, इसलिए उस विधवा को, उसके बच्चों को, उसको पेंशन और बच्चों को पालनहार मिले। वो भी पालनहार के लिए नियम ये है कि 18 वर्ष से बड़ा कोई बच्चा कमाऊ नहीं होना चाहिए।
बाकी अनाथ का अर्थ है कि जिसके माँ बाप, कभी कभी ऐसी घटना घटती है, एक्सीडेंट में हो जाते हैं या कभी कभी नॉर्मल प्रकृति की दृष्टि से भी हो जाता है, तो उन्हें अनाथ बच्चा कहा गया है। अनाथ बच्चों पर कोई लिमिट नहीं। अनाथ बच्चे 5 भी हो सकते हैं, 5 18 साल से नीचे तक उनको पालनहार मिलेगा। लेकिन विधवा में लिमिट है, विधवा के केवल 3 बच्चों तक पालनहार मिलेगा और 18 वर्ष से नीचे बच्चे होने चाहिए। 6 साल से 18 साल के बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 0 से 6 साल तक के बच्चे को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। 2000 रुपये अलग से वार्षिक एक बच्चे को राजस्थान सरकार की तरफ से मेंटेनेंस, ड्रेस, बैग इत्यादि के लिए दिया जाएगा, बशर्ते कि बच्चा या तो विद्यालय में पढ़े या आंगनबाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन हो। आंगनबाड़ी में 0 से 6 वाले का आंगनबाड़ी में होना जरूरी है, 6 से 18 तक का किसी विद्यालय में एडमिशन होना जरूरी है। पहले राजकीय विद्यालय था, गवर्नमेंट ने प्राइवेट विद्यालय को भी छूट दे दी है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है बच्चा तो भी उसे पालनहार का लाभ दे होगा। हर साल एजुकेशन का, अध्ययन का प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है, वरना वो पालनहार रुक जाता है। जैसे अभी 2 बच्चे हमारे पास आए थे, दोनों बच्चों का जून से रुका हुआ है, अब हम उसका चालू करा रहे हैं क्योंकि उसकी माता जी का फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है। जैसे वो आएंगी, यहाँ आए, फुलवाड़ा कहीं भी कैंप में आए, हम उसका ऑन करा के जो उसकी 4-5 महीने की रुकी हुई वो चालू कराए। आपको केवल आज अध्ययन प्रमाण पत्र उसको देना है, समाज कल्याण वालों को, उन दोनों बच्चों का, क्योंकि यहीं पढ़ रहे हैं वो, जब मैं देखा था ड्रेस में थे तो इसलिए उनका देना है। ये जरूरी है कि वो स्कूल में जाना उनका अनिवार्य, पालनहार लेना है तो ये विधवा का है। फिर परित्यागता के पालनहार है, नाते गई हुई महिला के बच्चे यदि रह रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि पिता के एक्सपायर होने के बाद नाते गई हुई, यदि पिता जीवित है तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ले लेंगे, किसी को आजीवन सजा होगी किसी के माँ फादर को, तो उसको ही पालनहार मिलेगा। दिव्यांग है, विकलांग, माता पिता में दोनों में से एक है तो भी और दोनों है तो भी, उनके सभी बच्चों को, उसमें फिर सभी है, जैसे अनाथ में सभी है तो दिव्यांग में भी सभी है, तो उनके सभी बच्चों को पालनहार मिलेगा। कुष्ठ रोगी है, एड्स रोगी है, इस तरह के 8 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जिनके बच्चे हैं उनको पालनहार लाभ दे होगा। समाज कल्याण की योजना, पेंशन की है, कन्यादान योजना राजस्थान सरकार ने नहीं चलाई, जिसमें आपको जिसके तहत 21,000 रुपये और 31,000 रुपये का वो है। छात्रवृत्ति का, जैसे भी अभी प्रिंसिपल साहब आए थे, 12वीं तक की छात्रवृत्ति एजुकेशन विभाग देख रहा है, 12वीं से ऊपर की समाज कल्याण विभाग देगा। इसी तरह श्रम कल्याण वाला भी बोल रहा था, मैं सुना था। श्रमिक कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, श्रमिक कार्ड हर व्यक्ति को बना लेना चाहिए, जो भी कारीगर इत्यादि का काम करता है। 1 साल में 90 दिन यदि कहीं भी काम किया, उस श्रमिक कार्ड लेने का हकदार होगा। 90 दिन में नरेगा में काम किया 30 दिन और 60 दिन नहीं किया तो 60 दिन हमने कहीं भी काम किया हो, किसी ठेकेदार के पास किया हो, किसी भी यहाँ मकान बन रहा हो, 3 महीने काम किया, वो उसका प्रमाण। पहले बहुत लंबा था, ठेकेदारों में चक्कर काटने पड़ते थे। अब राजस्थान सरकार ने उसको और नीचे कर दिया कि आप तो एक ओनर है, आप ओनर का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आप श्रमिक कार्ड बनाएं। श्रमिक कार्ड के क्या लाभ होंगे? श्रमिक कार्ड में श्रमिक कार्ड होल्डर के परिवार, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती तो 5 लाख रुपए दे होंगे और नॉर्मल मृत्यु हो जाती तो 3 लाख होंगे। यदि कोई घटना में घायल हो जाता है तो 5,000 से 2 लाख रुपए तक का उसको लाभ दे होगा। इसी तरह फिर ई श्रमिक कार्ड का भी एक प्रावधान बना, ई श्रमिक कार्ड भी जारी होते हैं, ई श्रमिक कार्ड के भी लाभ हैं। फिर प्रधानमंत्री जो योजना है उसके तहत हम कोई भी व्यक्ति, धोबी, नाई, बार्बर, कारीगर, सिलाई वाला, ये जो छोटे धंधे कर रहे हैं तो उसमें 40 वर्ष तक के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। 60 वर्ष के जब होंगे 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी, ना 1 रुपये लग रहा है ना कोई बात। श्रमिक कार्ड का भी कोई पैसा नहीं है। आज राजस्थान सरकार ने कैंप के अंदर जो 50 रुपये रसीद कटती थी ऑनलाइन कराने की, वो भी फ्री कर रखी है। कोई पैसा ई मित्र वाला नहीं लेगा। एक ई मित्र की जगह 4 ई मित्र हमने लगा रखे हैं, क्योंकि प्रावधान थे 2 ई मित्र लगाए, हमने कहा 4 लगाए ताकि लोगों की भीड़ नहीं है, तो हमने पहले से ड्यूटियाँ 4-4 ई मित्रों की लगा रखी है। तो इस तरह से श्रमिक कल्याण का भी आपको फायदा लेना चाहिए। समाज कल्याण का तो लेना ही लेना है। पंचायती राज का आपका पट्टों का है, ये काम करते हैं। जॉब कार्ड जिसके नहीं बने हो, मौके बाद तुरंत बनने चाहिए। केवल जॉब कार्ड उनका नहीं बनेगा जो एकल हैं, अकेले व्यक्ति का नहीं बनेगा। बाकी जो भी परिवार विभाजित भी हो गया है तो भी प्रत्येक परिवार का जॉब कार्ड बनेगा, ठीक है। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बहुत सी योजनाएं। आज ऐसी स्थिति हमारी कि 30 साल से ऊपर के लोगों को राजस्थान सरकार ने कहा कि आप बीपी शुगर चेक करें। प्राय देखा जा रहा है, जब हम चेक कर रहे हैं तो लगभग हमारे 30 से 40% ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीपी शुगर ऑटोमेटिक हो गया।
बच्चों तक चालू हो गया। कारण क्या है कि खान पान की, और हमारा जो अभी आज का खाना है ऐसा है कि हमें तो क्या खाएंगे, समोसा बिना हमारा मन नहीं लगता, पिज़्ज़ा। अब चूंकि गांव में नहीं होगा, लेकिन शहरों की स्थिति तो ज़्यादा नाजुक हो चुकी है कि वो बच्चे पैदा नहीं होते उससे पहले तो उसका नाम जानते हैं कि पिज़्ज़ा ला दो दादा, पिज़्ज़ा पापा। तो वो सारे जो जंक फूड्स हैं, इनको जंक फूड बोला गया है, ये सभी बीपी और शुगर के पक्षधर हैं। तो बीपी शुगर चेक कराएं, आज कैंपों में छूट दी है, ताकि आपको यदि हो रहा है तो उसका इलाज हो सके समय से। वरना ये ऐसा रोग है, ये बड़ा मीठा रोग है, इसका मालूम भी नहीं पड़ता और पटाखा भी हो जाता। तो इसलिए वो दिया है। निःशुल्क दवाएं हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क जांचें, बिल्कुल किसी भी पीएचसी सीएचसी कहीं भी आपको फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद चिरंजीवी योजना चलाइए। चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। जो भी कृषक हैं, लघु सीमांत भूमिहीन या खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग, सभी का तो ऑटोमेटिक कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 20 बीघा जमीन है तो भी 850 रुपये जमा कराते हुए अपना 5 साल का बीमा कराए ना। सरकार ने तो कंपनी को दे दिया है ठेका, 1 साल के लिए हम सेफ हैं। पहले भामाशाह बीमा योजना थी जो 3 लाख रुपए तक का था, अब चिरंजीवी बीमा योजना लगाइए, वो 5 लाख रुपए तक का आपको सेव करेगी। हमारे भी बनवाएं। सभी सरकारी कर्मचारियों के आपने देखा होगा कि अभी हमें जन आधार बनाने पड़े, पहले नहीं थे। जन आधार हमने इसलिए बनाए कि हमें RUGH के तहत हमें रजिस्ट्रेशन करना था। हमारा चूँकि यहाँ 850, उसमें तो तनख्वाह के हिसाब से कटौती है, तो भी हमें 5 लाख का उसमें लाभ मिलेगा, नहीं तो हमें भी नहीं मिल रहा था पहले। ठीक है, GIS था हमारा, उसके तहत हमारा हो जाता था। तो इस तरह हर विभाग का अपना काम है, हर विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन नॉलेज हर विभाग की नहीं होगी, यू कैन नॉट कमांड। आपकी भी सिचुएशन वही है कि आप जब तक उस सब्जेक्ट की कमांड नहीं करेंगी तो आप आशा नहीं कर सकते कि हम किसी कंपटीशन में पास होंगे। भाई मेरी हिस्ट्री है, मेरे पास सब्जेक्ट है, मुझे हिस्ट्री की कमांड होनी चाहिए। मुझे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की होनी चाहिए। इसी तरह साइंस में चले जाएं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है या मैथ है। कॉमर्स में चले जाएं, बैंकिंग है। इस तरह के जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, हम उस पर जाएं। हो सकता है किसी का समाजशास्त्र हो, सोशलॉजी पर है, लेकिन इतना है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है थोड़ा अच्छा है, न्यूमेरिकल है, उसको आप लेना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी दोनों में आता है, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स है तो आर्ट्स में भी। तो आप चूज करें, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करें, और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पर आप बिल्कुल, कमांड का अर्थ है ग्राउंड रूट, ज़मीनी स्तर। जैसे हम ज़मीनी स्तर पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आपको किताब के अक्षर की हेल्प करनी पड़ेगी ज़मीनी स्तर से, कि आपको मालूम हो। हम रट्टा की बात नहीं कर रहे हैं, रट्टा नहीं कि 10वें पेज के 5वीं लाइन में क्या है, वी आर नॉट आस्किंग दैट। हमारा मकसद ये है कि हमने उस बुक में जो है, हम इतना जानते हैं कि उस बुक में कोई भी है जगह, कहीं से भी उठ के यदि हमारा प्रश्न आ जाता है, निश्चित हम उसका जवाब दे सकते हैं। कुछ अपने भी ऐड करने पड़ते हैं। एक पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट से हम 20 लाइनें बना सकें, ये कैलिबर होना चाहिए, आवश्यकता है उसकी। ये आज मुझे अब ये पॉइंट मिल गया, आज मुझे किसी विभाग का एक सब्जेक्ट मिल गया, तो मैं श्रम कल्याण का मुझे मिल गया, मैं श्रम कल्याण पे लगभग 1 घंटा बोल सकूं। समाज कल्याण मिल गया तो 1 घंटा उसमें बोल सकता हूँ। पंचायती राज मिल जाए तो 4 घंटा बोल सकते हैं, इतना काम उनके पास। मनरेगा भी है और भी छोटे छोटे काम आप जाएंगे। सबसे ज़्यादा पंचायत राज का लोगों की कनेक्टिविटी है, या रेवेन्यू राजस्व के भी कैंपों में दिए बंटवारे कराएं, आपसी झगड़े टंटे मिट जाए। अब जो हम बढ़ रहे हैं आगे, जो ये ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बरनाला अभी देखेंगे बाटो तक पहुँचेंगे। तो इसलिए और बताओ बेटा, पानी पीने की नौबत ला दी ना मेरी। बोलना पूछ, 1 नहीं 5 पूछिए। देखिए, कभी हमें नोबडीज मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना गर्व होना चाहिए कि हमें बहुत कुछ मालूम है। सर, मेरे लास्ट क्वेश्चन, आप वर्तमान में STM है और हमें समझा रहे हैं चीज़ों को, तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि मतलब जिस टाइम आपने शुरू किया तो आपके सामने क्या परेशानी आई, आपने उनका कैसे समाधान किया, वो सब जानना चाहती हूँ।
प्लीज बताइए। मेरी खुद की हिस्ट्री, हाँ। मेरी हिस्ट्री बड़ी नाजुक है। मेरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये समझोगे कि ये एसडीएम बन कैसे गया। तो वही जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं डायरेक्ट आरएस नहीं हूँ, मैं आरटीएस आया था, राजस्थान तहसीलदार सेवा। मूलतः मैं 16 साल 9 महीने का भारतीय नौसेना में बम्बई चला गया। जो कि यहाँ बैठे होंगे 16 साल 9 महीने के, तो शायद अभी ये नहीं जान रहे हैं कि बरनाला से बामनवास कैसे जाते हैं, हैं? अब हिस्ट्री बताऊं जब बंद कर देना मोबाइल, तो हिस्ट्री व्यक्तिगत होती है, केवल बच्चों तक सीमित रहे। तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा प्रसारण एसडीएम रतनलाल योगी द्वारा हमारी लाडो कार्यक्रम के तहत बालिकाओं से रूबरू मुलाकात।